द टॉपिक इज़ मार्क्सिज़्म। तो मार्क्सिज़्म से पहले हम थोड़ा-सा कार्ल मार्क्स के बारे में जान लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स ने एक बात बोली थी, कैपिटलिज़्म इज़ अ सोसाइटी ऑफ सिस्टमैटिक अनफ्रीडम फॉर ऑल इट्स मेंबर्स। तो कार्ल मार्क्स जो थे, उनका मानना था कि कैपिटलिज़्म बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ है और उन्होंने उसी के खिलाफ ज़्यादातर अपनी राइटिंग्स में लिखा है। उनकी फ़ेमस राइटिंग्स में सबसे ज़्यादा फ़ेमस है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और जर्मन आइडियोलॉजी वगैरह, द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, और भी बहुत सी किताबें हैं, लेकिन कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल, ये सबसे ज़्यादा फेमस उनकी बुक्स हैं। और उन्होंने जो कई सारे टॉपिक्स दिए थे, मतलब कई सारे उन्होंने अपने कंसेप्ट्स दिए थे, उसमें से एक था एलियनेशन। तो एलियनेशन में मार्क्स का कहना था कि जो भी अब तक हमने ह्यूमन हिस्ट्री पढ़ी है, उसमें हमेशा हमें आधी स्टोरी बताई गई है, हमेशा हमें पॉजिटिव साइड्स बताई गई हैं कि जब एनलाइटनमेंट की एज आई, जब हम इग्नोरेंस से बाहर आए, जहालत से बाहर निकले, लगभग 1300 और 1400 के बीच की बात है ये। तो उस वक्त हमने कितनी चीज़ों का अ, इन इन्वेंशन किया, जैसे नॉलेज का, टेक्नोलॉजी का, और हम बहुत कई मायनों में एडवांसमेंट की तरफ गए। लेकिन जो दूसरी तरफ की स्टोरी थी, जो गरीबों की तरफ की स्टोरी थी, जो नेगेटिव साइड्स थी, कि किस तरीके से लोगों के साथ इनइक्वल बिहेवियर रखा गया, किस तरीके से उन्हें एक्सप्लॉइट किया गया, किस तरीके से उन्हें एलियनेट करा करा गया सोसाइटी में से बिल्कुल। तो और किस तरीके से उन्हें रिप्रेस किया गया, डिप्रेस किया गया, ये बातें हमें नहीं बताई जाती। जिस पे एलियनेशन में ही स्टीवन ल्यूक्स का कहना है, द एक्सपीरियंस ऑफ एलियनेशन इज एन एक्सपीरियंस ऑफ अ लॉस ऑफ फ्रीडम। तो ये कोई मार्क्सिज्म के ही आगे, मतलब जो आगे थिंकर्स आए हैं, उन्होंने अपने अपने थॉट्स रखे ना, तो उन्होंने ये बात कही है। एलियनेशन में भी दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक हो जाता है ऑब्जेक्टिफिकेशन, एक हो जाता है एंस्ट्रेंजमेंट। उससे पहले एलियनेशन को समझने के लिए अगर हम कहें, तो जैसे एलियनेशन है, एलियन वर्ड से बना है। तो जैसे ह्यूमंस के बीच में एलियन एक अलग चीज़ है, ऐसे ही जो गरीब लोग होते थे और जो मतलब लोअर क्लास के पीपल थे, उनको एलियनेट कर दिया जाता था। तो एलियनेशन में ऑब्जेक्टिफिकेशन और एंस्ट्रेंजमेंट दो पार्ट्स थे, जिसमें कि ऑब्जेक्टिफिकेशन में ये था कि जो लेबर है, उसको ऑब्जेक्टिफाई कर दिया गया। मतलब ह्यूमन लेबर को एज एन ऑब्जेक्ट यूज किया गया, और अ, और जो वर्कर्स थे, उनको खुद की ही लेबर से एलिनेट कर दिया जाता था, और वो फिर जो ऑब्जेक्ट्स वो बनाते थे, वो उसके द्वारा ही डोमिनेट हो जाते थे। देन एंस्ट्रेंजमेंट की तरफ आते हैं। तो जो वर्कर्स होते थे, वो उनके पास सिर्फ अपनी लेबर पावर है, उनके पास लगाने के लिए कि कोई अगर बिजनेस है या कोई इंडस्ट्री है या कोई फैक्ट्री है, उसमें लगाने के लिए उनके पास कोई रिसोर्सेज नहीं है, कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, ना उनके पास किसी चीज़ को बनाने के लिए कच्चा माल है, ना कोई मशीन्स हैं, ना उनके पास मार्केट तक की पहुंच है। बस उनके पास क्या है, अपनी लेबर है। तो वो अपनी लेबर पावर जो थे, कैपिटलिस्ट को सेल करते थे। यानी कि जैसे हम आज के दौर में देखें, तो दिहाड़ी मजदूर या कारखानों में काम करने वाले जो लोग हैं, वो भी क्या करते हैं, उनके पास कोई मीन्स ऑफ प्रोडक्शन तो नहीं होता है, तो वो सैलरी बेस्ड या दिहाड़ी बेस्ड काम करते हैं, और किसी कैपिटलिस्ट को या जो फैक्ट्री ओनर होता है, उसको वो अपनी लेबर पावर सेल कर देते हैं, और दिन के कुछ घंटे या ज़्यादा घंटे वो अपनी जो कैपेसिटी ऑफ लेबर होती है, वो किसी और को दे देते हैं। मतलब किसी और के लिए काम करना, कार्ल मार्क्स ने एंस्ट्रेंजमेंट की तरह बताया कि दिस इज सेल्फ एंस्ट्रेंजमेंट्स। फिर एक तो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गई लेबर की, एलियनेशन में एक तो ऑब्जेक्टिफिकेशन हो गई, दूसरा सेल्फ एंस्ट्रेंजमेंट हो गई। उसके अलावा उनका एक्सप्लॉइटेशन भी किया जाता था, कि अगर 8 घंटे की ड्यूटी है और 8 घंटे में एक फिक्स्ड प्राइस पे, जैसे ये तो यूरोप की बात हो रही है, जर्मनी की बात हो रही है, तो उनके यहाँ की जो करेंसी थी, एक फिक्स्ड प्राइस में जो वो काम करते थे, तो उनके काम करने के जो घंटे थे, वो फिक्स नहीं होते थे। अगर 8 घंटे का काम है, तो वो उनसे 12-12, 15-15 घंटे भी काम करवाते थे, और वैल्यू इतनी ही थी जितनी इन्होंने पहले से अपनी फिक्स कर रखी थी, कि हाँ, इतने ही पैसे मिलेंगे, चाहे तुम 8 घंटे काम करो, चाहे तुम 12 घंटे काम करो,
चाहे तुम 15 घंटे काम करो, तो उनको कोई ओवरटाइम का पैसा नहीं दिया जाता था। तो पहले तो उनको एलियनेट कर दिया गया, दूसरा इनके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन। फिर जो प्रोडक्ट लेबर बना रहे हैं, उस पे उनका कोई भी मालिकाना हक नहीं होता था। ये तो कॉमन सी बात है कि जिसका कच्चा माल है, जो अपना काम जो मतलब लेबर्स को तो वो सैलरी दे रहा है ना, चाहे कम दे रहा सही, लेकिन वो तो सैलरी दे रहा है ना। तो चाहे किसी ने भी बनाया सही, वो जो प्रोडक्ट बन के निकलता था, वो प्रोडक्ट उस कैपिटलिस्ट इंसान का ही कहलाता था, जिसने पैसा लगाया है या जिसने इंडस्ट्री बना रखी है या फैक्ट्री खड़ी करी है। लेबर ने जो बनाया है, उसका उस प्रोडक्ट पे कोई भी मालिकाना हक नहीं होता था, और आज के दौर में भी नहीं होता है। फिर हम पढ़ेंगे, हमें बताया गया है एलियनेटेड लेबर से वो किस तरीके से कमोडिटी की तरह यूज किए जाते हैं लेबर। तो दिस टॉपिक इज फ्रॉम एलियनेटेड लेबर टू कमोडिटी फेटिशिज्म। तो लेबर पावर को भी एज अ कमोडिटी यूज किया जाता था, और डिनोट किया जाता था कि जो लेबर पावर है वो भी एक तरीके से कमोडिटी ही है। तो क्योंकि वो जो है जिस पर्सन से बिलोंग करती है, उससे अलग नहीं की जा सकती। तो कैपिटलिज्म में प्रोडक्ट्स के साथ-साथ लेबर पावर को भी खरीदा और बेचा जाने लगा। मतलब एक इंसान ने, जैसे हम ईंट बनाने वाली फैक्ट्री के ऊपर अगर ध्यान दें, तो वो जो ईंट बनाने वाले लोग होते हैं, वो अपने आप को एक तरीके से बेच देते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए, 1 साल के लिए या 6 महीने के लिए। फिर वो अपने फैक्ट्री के मालिक की मर्ज़ी के बिना फैक्ट्री से बाहर निकल ही नहीं सकते। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि उनकी जान तक चली जाती है। अगर इस बारे में थोड़ी जानकारी हो, तो हमें एनसीईआरटी में पढ़ाया गया था 11th क्लास में कि जो ईंट बनाने वाले लोग होते हैं, उनको जब ईंटें पकाने के लिए तंदूर के अंदर तक भेजा जाता है उनको, कि वो अंदर जाके तंदूर की गहराई में ईंटों को लगाएँ। तंदूर मतलब वो पूरा एक भट्टे जैसा होता है, वो पूरा उस जगह पर आग जलाई जाती है, और उसके अंदर छोटे बच्चों को ज़्यादातर भेजा जाता है, और ज़्यादातर वो लोग अपनी जान भी गँवा देते हैं। तो कैपिटलिज़्म के दौर में एक लेबर पावर को भी खरीदा और बेचा जाने लगा। फिर उसके बाद कंडीशन आ जाती है सप्लाई सरप्लस की। सप्लाई सरप्लस मतलब वही कि हमने मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स भेजे, और प्रोडक्ट्स इतने ज़्यादा बन चुके हैं कि मार्केट में सरप्लस हो गया। तो अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से देखें, तो जब सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड घट जाती है। तो इसके जो फैक्ट्री पे और जो जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ पर जो इफ़ेक्ट पड़ते हैं इसके, वो बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक सीन हो जाता है उन लोगों के लिए, मतलब लेबर्स के लिए, क्योंकि अब उनकी नौकरी भी जा सकती है। उसके बाद हमारा टॉपिक आ जाता है मार्क्स थ्योरी ऑफ एक्सप्लॉइटेशन। तो एक्सप्लॉइटेशन के बारे में मार्क्स ने इतना लिखा है कि बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहली बात तो वो कैपिटलिज्म को सबसे बेकार चीज़ मानता है। समाज में कैपिटलिज्म को वो एज़ अ कैंसर मानता है, कि जैसे कैंसर की बीमारी बहुत ज़्यादा बुरी है और इंसान को ख़त्म कर देती है, ऐसे ही जो कैपिटलिज्म है उसने समाज का बिल्कुल नाश कर रखा है। और हाँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वर्कर्स होते हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, मार्क्स का मानना ये है, जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं वो प्रोलेटेरिएट में से, प्रोलेटेरिएट और बुर्जुआज़ी मैं अभी आगे बताऊँगी। तो प्रोलेटेरिएट में से जो सरप्लस वैल्यू होती है, जो उनकी लेबर होती है, वो उसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। जितनी उनकी लेबर पावर होती है, उससे ज़्यादा वो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, कि अगर किसी आदमी में ताकत है कि वो 8 घंटे प्रोडक्टिव तरीके से काम कर सकता है, तो उसे 12 घंटे या 14 घंटे काम कराया जाता है। तो इससे कैपिटलिस्ट पे तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन जो लेबर है उसके ऊपर कितना नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है, तो एक तरीके से उसका एक्सप्लॉइटेशन ही हो रहा है, ठीक है? फिर उसके बाद जो वर्कर्स होते हैं उनके पास देयर इज़ नो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट हिज़ लेबर पावर। तो उसको तो मतलब एक तरीके से ही इज़ फोर्स्ड टू सेल हिज़ लेबर पावर टू समवन अम, वेरी अननोन पर्सन, लाइक
हाँ, तो जो लेबर होते हैं वो एक तरीके से फ़ोर्स्ड होते हैं अपनी लेबर पावर को बेचने के लिए किसे भी कैपिटलिस्ट लोग होते हैं जो अमीर होते हैं, जो इतने कैपेबल होते हैं कि वो रॉ मटेरियल्स खरीद सकें और ज़मीन खरीद सकें और मशीन्स खरीद सकें, कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश कर सकें। फिर फिर और तरीके उसने क्या बताए मार्क्स ने कि जो लेबर होते हैं जैसे कि मैंने अभी पीछे भी बताया कि उनको जितने घंटे काम कराते हैं उतने घंटे की वैल्यू उनको नहीं दी जाती। तो उनकी जो वेजेस होती हैं वो बहुत कम होती हैं तो उनके पास तो कोई मतलब कोई सोर्स ही नहीं होता, ना वो अमीर होते हैं, ना उनके पास पावर होती है। तो इस तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है और एक्सप्लॉयटेशन करता कौन है? जो एम्प्लॉयर होता है। सीधी-सी बात है कि जो उनके फैक्ट्री के मालिक होते हैं, जो उनसे काम करवा रहे हैं, वही लोग उनका एक्सप्लॉयटेशन करते हैं और जो प्रोडक्ट लेबर बनाते हैं, उसमें से भी उनको कोई रिकम्पेंसेशन नहीं दिया जाता। फिर उसके बाद हमारी थ्योरी आ जाती है मार्क्स की क्लास स्ट्रगल की। जो क्लास स्ट्रगल है वो मार्क्सिज्म के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक पता नहीं इतनी बाद में क्यों आया मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जो क्लास स्ट्रगल होता है वो क्या होता है? कार्ल मार्क्स ने क्लास को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि पूरा जो समाज है, वो महज़ 2 पार्ट्स में बँटा हुआ है। एक है वो लोग जिन्हें कहा गया है बुर्जुआज़ी, जो अमीर हैं, जिनके पास सब कुछ है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते हैं। उनको एक कुछ किताबों में हैव्स कहा गया है कि दे हैव रिसोर्सेज़ तो उनको खाली हैव्स से भी डिनोट किया गया है। फिर दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जो उम, जो कोई भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन नहीं करते, उनको कहा गया है हैव नॉट्स और उनको अ, मार्क्स ने कहा है प्रोलेटेरिएट। तो देयर इज़ अ कांस्टेंट स्ट्रगल बिटवीन देम फॉर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्योंकि जिसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो किसी को क्यों देगा? वो तो अपना ही हर कोई समाज में अपना ही फ़ायदा चाहता है ना। तो ये जो बुर्जुआज़ी क्लास है ये प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट करती है, हमेशा से करती आई है और जब तक कैपिटलिज़्म ख़त्म नहीं होगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स, ये प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट करती ही रहेगी। और कार्ल मार्क्स का कहना है कि द रियल डिवाइडिंग लाइन इन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट रिलिजन, नॉट language or any community or gender, none of them, but it is class, only and only class। तो जो कुछ लोगों का कहना ऐसा है जो मार्क्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि कार्ल मार्क्स ने हर समाज की हर बुराई को इग्नोर करके सिर्फ क्लास के लेंस से समाज को देखा है कि हाँ जो भी है सब कुछ क्लास की वजह से हो रहा है, जबकि इन रियलिटी बात ऐसी नहीं है। समाज में और भी चीज़ें हैं जो सोसाइटी को इफ़ेक्ट करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मार्क्स थ्योरी ऑफ स्टेट एंड रिवॉल्यूशन। तो इसमें तो बहुत आराम से समझा जा सकता है कि जो कार्ल मार्क्स था, वो सोशलिज़्म का मानने वाला था, लेकिन सोशलिज़्म में उसने जो अपनी इतनी सारी थ्योरीज़ ऐड कर दी, तो सोशलिज़्म की एक अलग ब्रांच बन गई है जिसे कहा जाता है मार्क्सिज़्म। सोशलिज़्म अपने आप में एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन जो मार्क्सिज़्म है वो सोशलिज़्म की एक ब्रांच है जिसके अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो मार्क्सिज़्म भी अपने आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है लेकिन सोशलिज़्म से छोटा है। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी को लाया जाए, इसीलिए उसने एक पार्टी बनाई थी, मतलब उसने पार्टी नहीं बनाई थी, उसने और उसके जैसे लोगों ने मिलके एक ग्रुप बनाया था और उसको कम्युनिस्ट पार्टी कहा था और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो उसी पार्टी का तैयार किया था कार्ल मार्क्स ने, जो आज के दौर में बहुत ज़्यादा फेमस है और जिसे लोग पढ़ते हैं और उसमें से कुछ चीज़ें अपने इलेक्शन मैनिफेस्टोज़ में ऐड करते हैं ताकि लोग उससे अट्रैक्ट होके उनको वोट दें। कार्ल मार्क्स का मानना था कि जब तक लोग रिवॉल्यूशन नहीं करेंगे, जब तक लोग लोग मतलब मैं अभी गरीब लोगों की बात कर रही हूँ, प्रोलेटेरिएट वर्कर क्लास की बात कर रही हूँ। क्योंकि जिसके पास है, जो हैव्स लोग हैं, जो बुर्जुआज़ी क्लास है, उसको क्या ज़रूरत पड़ी है किसी रिवॉल्यूशन करने की? उसके हाथ में तो सब कुछ है, उसके पास तो सब कुछ है, रिसोर्सेज़ हैं और उसको रिवॉल्यूशन करने की क्या ही ज़रूरत है और वो करेगा भी रिवॉल्यूशन किसके खिलाफ? तो रिवॉल्यूशन के लिए ये जो है वर्कर वर्कर क्लास को, लेबर क्लास को इकट्ठा करने की कोशिश करता है अपनी राइटिंग्स के थ्रू,
अपनी आवाज़ के थ्रू। तो उस टाइम पे जो स्टेट था, मार्क्स का मानना था कि इट इज़ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ रूलिंग क्लास। रूलिंग क्लास में भी वही लोग आते हैं जो तो कार्ल मार्क्स का मानना ये था कि जो जो एग्ज़ीक्यूटिव क्लास है और जो स्टेट है, वो सिर्फ़ बुर्जुआज़ी क्लास के लिए काम करते हैं और उन्हीं की बात मानते हैं। जैसे आज के दौर में हम देखें कि अमीरों की ही ज़्यादा चलती है। जो रूल हमारे लिए है, वो 80% या उससे भी ज़्यादा लागू नहीं होगा रिच क्लास पे। जैसे अभी हमें कुछ दिनों पहले एक वो हिट एंड रन का केस सुनाई दिया था कि एक बहुत अमीर आदमी के बेटे ने किसी को कार से हिट कर दिया था और उससे सिर्फ एक पैराग्राफ लिखवा के और उसको छोड़ दिया था जेल में से। तो उसके ऊपर वो नियम लागू नहीं हुए जो एक नॉर्मल इंसान पे, एक नॉर्मल हिंदू पे लागू होंगे। और बाई चांस अगर कोई मुस्लिम होता फिर तो क्या ही होता। द प्रोलिटेरिएट, ये कहना था कार्ल मार्क्स का, द प्रोलिटेरिएट मस्ट कैप्चर स्टेट पावर इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट द वर्कर्स रिवॉल्यूशन। तो मार्क्स यही चाहते थे कि वर्कर्स का रिवॉल्यूशन आना चाहिए, क्योंकि वर्कर्स के ऊपर, लेबर के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है। तो ही वाज एन एडवोकेट ऑफ डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलिटेरिएट प्रोलिटेरिएट। तो कार्ल मार्क्स चाहते थे कि वर्कर्स की और ये जो दबा कुचला वर्ग है समाज का, इसकी डिक्टेटरशिप आ जानी चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से स्टेट तो हमेशा से ही एक क्लास पावर मेंटेन करने के लिए एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन रहा है, तो उसको अब हटाना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है कार्ल मार्क्स का एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। बोलो। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में कार्ल मार्क्स ने एक तरीके से यही बोला है कि जो हिस्ट्री तक हम पढ़ते हुए आए हैं, दैट वाज आइडियल बेस्ड। मतलब वो, तो जो आइडियल बेस्ड हमको हिस्ट्री बताई गई है कि ऐसे ऐसे आइडियाज़ आए और ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुए, वगैरह वगैरह, बहुत सारे इन्वेंशंस हुए। ये सब हिस्ट्री में कुछ भी नहीं है, बल्कि हिस्ट्री इज़ मटेरियल बेस्ड। जो भी चेंजेस अब तक हिस्ट्री में आए हैं, दैट आर ऑल बेस्ड ऑन मटेरियल कंडीशंस एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। तो ये जो था, एक तरीके से हमने कार्ल मार्क्स ने मटेरियलिस्ट फिलॉसफी को हिस्ट्री के ऊपर अप्लाई कर दिया है। और कार्ल मार्क्स का कहना ये भी था कि दैट द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल गुड्स शेप द स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी एंड ड्राइव हिस्टोरिकल प्रोग्रेस। तो इसका भी वही मतलब है कि जो अब तक चेंजेस हुए हैं, वो सब मटेरियलिस्टिक चेंजेस की बेस पे हुए हैं, इकोनॉमिक चेंजेस की बेस पे हुए हैं, ना कि जो हमको बताया गया है आइडियल बेस्ड कुछ भी नहीं था हिस्ट्री में। तो शुरुआत में भी जैसे मैंने बोला था कि कार्ल मार्क्स ने बोला है हमको हिस्ट्री गलत पढ़ाई गई है और आधी अधूरी पढ़ाई गई है। फिर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में ही कुछ आ जाते हैं स्टेजेस ऑफ सोसाइटल डेवलपमेंट। क्यों तोतली हो रही हूँ मैं। तो इन स्टेजेस में, ये मतलब लगभग कुल 6 स्टेजेस थे। 6 नहीं, मतलब 4 स्टेजेस थे अब तक, और आगे के 2 स्टेजेस इसने बताए हैं कार्ल मार्क्स ने कि क्या करना है। तो पहला स्टेज था प्रिमिटिव कम्युनिज्म। जब कह लो आदि मानव का ज़माना था, या फिर जब स्टेट नहीं हुआ करते थे, तो उस टाइम पर ना कोई क्लास थी और ना ही कोई क्लास डिवीज़न था, और हर चीज़ पर हर किसी का अधिकार होता था। जैसे कहीं पर अम कोई जंगल है, तो उस जंगल के पेड़ों पर किसी एक का, उस जंगल के पेड़ों पर या सब चीज़ों पर कलेक्टिव ओनरशिप होती थी जब प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। फिर उसके बाद जैसे-जैसे समाज में डेवलपमेंट आती गई और इवोल्यूशन होता गया, तो फिर प्रिमिटिव कम्युनिज्म ख़त्म हो गया और फिर स्लेवरी शुरू हो गई कि जो ज़्यादा ताकतवर है उसने कमज़ोर लोगों को अपना स्लेव बनाना शुरू कर दिया। अब जो था मामला थोड़ा बदल गया। अब 2 क्लासें हो गई, एक थे मास्टर, दूसरे थे स्लेव्स। और इसी में ही जो मास्टर थे, वो डोमिनेट करते थे किसको? स्लेव क्लास को। फिर स्लेवरी खत्म हुई धीरे-धीरे, फिर उसके बाद फ्यूडलिज़्म आ गया। अब फ्यूडलिज़्म में भी 2 ही क्लास की, एक थे लैंडलॉर्ड्स, दूसरे थे पीजेंट्स। तो जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे, क्योंकि
जो लैंडलॉर्ड्स थे उनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी और वही पीजेंट्स पे अपनी ज़मीन पे वो अपनी ज़मीन देते थे ना उन्हें खेती करने के लिए, तो उसमें फिर जैसे पट्टे पे काम होता था इस तरीके से, वो उनको एक्सप्लॉइट करते थे और लीज़ पे ज़मीन दे देते थे तो और ही ज़्यादा। फिर उसके बाद फ्यूडलिज़्म ख़त्म हुआ, जब कॉलोनियलिज़्म आया और अंग्रेज़ों ने और यूरोपियंस ने बहुत सारे गरीब देशों पे कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद कॉलोनियलिज़्म जैसे-जैसे ख़त्म हुआ, तो कॉलोनियलिज़्म हटते ही 2 चीज़ें समाज में फैल गई थी, दैट इज़ कैपिटलिज़्म एंड सोशलिज़्म। तो सोशलिज़्म पूरी तरीके से आया भी नहीं था दुनिया में और अब तो बहुत ही कम देशों में सोशलिज़्म है। तो हाँ। फिर कैपिटलिज़्म फैल गया, तो उसमें कैपिटलिज़्म में भी यही था कि जो बुर्जुआज़ी क्लास थी वो प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट कर रही थी। जो अब तक हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि बुर्जुआज़ी क्लास थी, जो अमीर लोग थे वो वर्कर क्लास को प्रोलेटेरिएट को एक्सप्लॉइट करते हुए आ रहे थे। तो फिर कैपिटलिज़्म को ख़त्म करने के लिए सोशलिज़्म स्टार्ट हुआ। सोशलिज़्म आया समाज में, यूरोप में फैला, रशिया में फैला और यूरोप की भी बहुत सारी स्पेसिफिक कंट्रीज़, जैसे अगर हम बात करें वहाँ पर फ्रांस और इंग्लैंड वगैरह में तो कैपिटलिज़्म ही था और ये लोग कैपिटलिज़्म को ही सपोर्ट कर रहे थे। तो इन्हीं लड़ाइयों में कोल्ड वॉर वगैरह जैसी चीज़ें भी देखने को मिली। और सोशलिज़्म जो था कार्ल मार्क्स की नज़र में एक गुड स्टेप था, क्योंकि वो खुद भी सोशलिज़्म का मानने वाला था, उसको प्रमोट करने वाला था। तो अकॉर्डिंग टू हिम सोशलिज़्म वाज़ बेस्ड ऑन कलेक्टिव ओनरशिप एमर्जेस पोस्ट रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन के बाद आया अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स कि जब पहले रेवोल्यूशन हुआ उसके बाद वहाँ पर सोशलिज्म आया। जैसे कि अगर हम बात करें 1905 में रशिया में एक अंदर-अंदर से लड़ाई हो गई थी, गृह युद्ध टाइप हो गया था। जब ज़ार को हटाने के लग रहे थे लोग, तो फिर उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने दिया था और ड्यूमा बनाने दिया था उसके बाद। तो वहाँ पर सोशलिज्म की शुरुआत हुई थी, मतलब सिर्फ रशिया में। और उसी टाइम पर यूरोप में भी सोशलिज्म फैल रहा था। फिर उसके बाद कम्युनिज्म जो है कार्ल मार्क्स की नज़र में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो है, कह लो कि यही रूल होना चाहिए, कम्युनिज्म होना चाहिए एक स्टेट को और एक किसी देश को जहाँ पर क्लासलेस सोसाइटी हो, कहीं कोई क्लास हो ही ना। जो भी चीज़ें हों उन सब पर कलेक्टिव ओनरशिप हो। और ये जो कम्युनिज्म था ये बहुत टफ चीज़ थी, क्योंकि हर कोई कम्युनिज्म को फॉलो नहीं कर पा रहा था, हर कोई कम्युनिस्ट रूल्स को सहन नहीं कर पा रहा था। क्योंकि जो कम्युनिज्म होता है उसमें क्या होता है कि चाहे कोई कितनी ही मेहनत कर ले, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, सबको बिल्कुल। जैसे अगर किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी और उसको अलग से मेरिट बेस्ड प्राइज़ मिलना चाहिए, या फिर उसको थोड़े शाबाशी टाइप दी जानी चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं होता कम्युनिज्म में। अगर किसी ने कुछ नहीं करा तब भी उसको उतनी ही वैल्यू दी जाएगी जितनी बहुत ज़्यादा काम करने वाले को दी जाती है। तो कम्युनिज्म को एज अ क्रिटिक इन बातों को रखा जाता है कम्युनिज्म में। और फिर उसके बाद हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को ख़त्म करते हैं हम कि हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म सीज मटेरियल कंडीशन एज द प्राइमरी कॉज ऑफ सोसाइटल चेंजेस। उसके बाद ये कम्युनिज्म और